हेलो फ्रेंड्स, आज हम 10th क्लास की बुक फर्स्ट फ्लाइट के 7th चैप्टर ग्लिम्प्स ऑफ इंडिया का पार्ट बी करने जा रहे हैं, जिसका नाम है कुर्ग, रिटन बाय लोकेश एब्रोल। लोकेश एब्रोल एक बहुत ही रिनाउंड डॉक्टर हैं, बहुत ही फेमस डॉक्टर हैं और इन्होंने गुरुग्राम में, जिसका पहले नाम गुड़गांव था, एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल खोला था और सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इस प्रकार का हॉस्पिटल गुरुग्राम में ओपन किया था। लोकेश एब्रोल ने ही गुरुग्राम में फर्स्ट स्ट्रे काउ शेल्टर, यानी कि जो आवारा गायें घूमती हैं उनके लिए एक शेल्टर स्थापित किया था। ये एक अच्छे सोशल वर्कर हैं और इस चैप्टर में इन्होंने कुर्ग प्लेस के बारे में जो ग्राफिक एक्सप्लेनेशन की है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। आइए जानते हैं चैप्टर के बारे में कि कितना बढ़िया व्यू, एक पैनोरमिक व्यू इन्होंने दिया है, कितना बढ़िया मनोरम दृश्य इन्होंने हमारे सामने प्रस्तुत किया है। तो कुर्ग क्या है? कुर्ग एक डिस्ट्रिक्ट है, एक जिला है। और कहाँ का जिला है? कर्नाटका इज अ स्टेट ऑफ इंडिया एंड कुर्ग इज द डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। कर्नाटक का एक जिला है और यह मैसूर और कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर। मैंगलोर का जो कोस्टल टाउन है, जो तटीय एरिया है, उसके और मैसूर के बीच में एक रास्ते में ये पड़ता है। इसका दूसरा नाम है कोडागू, यानी कि इसको आप कुर्ग कहें या कोडागू कहें। कुर्ग के बारे में कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ। कुर्ग में रहने वाले लोगों को कुर्गी हम कह सकते हैं। जैसे हरियाणा में रहने वाले लोगों को हरियाणवी, पंजाब में रहने वाले लोगों को पंजाबी, तो इसी प्रकार से कुर्ग में जो लोग रहते हैं उनको हम कुर्गी कहते हैं। कुर्ग के बारे में राइटर ने क्या बताया है कि ऐसा लगता है मानो मैसूर और कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर के बीच में पड़ने वाला ये डिस्ट्रिक्ट अ पीस ऑफ हेवन है, स्वर्ग का एक टुकड़ा है जो कहां से आया है? ड्रिफ्टेड फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड। भगवान के राज्य से ये ड्रिफ्ट हो गया है गलती से, कि वहां से सरक गया है और सरक करके धरती पर आ गया है। तो इसको बोला है अ पीस ऑफ हेवन, स्वर्ग का एक टुकड़ा, स्वर्ग का एक हिस्सा। आगे राइटर हमें बताता है कि कुर्ग इज अ होम ऑफ एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट्स। कुर्ग में क्या क्या चीज़ें हैं? हमेशा हरे भरे रहने वाले एवरग्रीन फॉरेस्ट्स हैं, जंगल हैं, स्पाइसीज हैं, मसाले यहाँ पर बहुत पाए जाते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर कॉफ़ी प्लांटेशन बहुत ज़्यादा होती है। कॉफ़ी के बहुत ज़्यादा प्लांट हैं और कॉफ़ी की क्रॉप ही यहाँ पर मुख्य क्रॉप है। कॉफ़ी को यहाँ पर बहुत ज़्यादा उगाया जाता है। अगर हम इसके क्षेत्र की बात करें, कुर्ग डिस्ट्रिक्ट का जो लैंड एरिया है, जो भूभाग है, उसका 30% तो एवरग्रीन फॉरेस्ट ने कवर किया हुआ है। लोग यहाँ पर मॉनसून के समय पर नहीं आते, क्योंकि राइटर वहाँ पर गया हुआ है, तो राइटर को पता है कि लोग यहाँ पर कब आते हैं। लोग यहाँ पर आते हैं सितंबर से मार्च के बीच में, क्योंकि यही एक जॉय सीजन है, यही इंजॉय करने का मौसम है। और यहाँ पर इस मौसम में भी कई बार बारिश हो जाती है। मॉनसून में तो बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तो मॉनसून में तो लोग यहाँ पर आते ही नहीं हैं। सितंबर से मार्च के बीच में आते हैं। उस समय भी जो थोड़ी बहुत बारिश हो जाती है वह भी बहुत सुंदर लगती है। और राइटर आगे हमें बताता है कि यहाँ पर हमें महक मिलती है, किसकी? इनविगोरेटिंग ऑफ महक ऑफ कॉफ़ी। कॉफ़ी की जो महक है वो यहाँ पर बहुत आपको मिल जाएगी। आप उसको अगर महसूस कर पाएंगे और आपको बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ पर बड़े बड़े कॉफ़ी एस्टेट्स हैं, यानी कि कॉफ़ी की जो वहाँ पर ग्रो करते हैं कॉफ़ी को, उसके बड़े बड़े प्लांट हैं, बहुत बड़े बड़े बंगले यहाँ पर हैं। और इन बंगलों के ऊपर या इन कॉफ़ी के प्लांट के ऊपर, खेतों के ऊपर क्या है, बहुत बड़े बड़े पेड़ खड़े हैं और उन पेड़ की छत बनी हुई है, उनके नीचे ये बने हुए बहुत सुंदर लगते हैं। कुर्ग की जो पहाड़ियाँ हैं, रोलिंग हिल्स ऑफ कुर्ग, यहाँ पर बहुत सारे लोग निवास करते हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग, यानी कि यहाँ पर रहते कौन कौन हैं?
एक तो यहाँ पर मार्शलमैन सैनिक लोग रहते हैं, बहुत सुंदर महिलाएं रहती हैं, और जंगली जानवरों का भी यह एक बहुत अच्छा निवास स्थान है। आइए अब हम जानते हैं कि जो कुर्गी पीपल हैं, या जिन्हें कोडावूस भी कहा जाता है, जो कुर्ग डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, उनका संबंध किस डिसेंट से है, किस सभ्यता से है, किस कल्चर से वो बिलोंग करते हैं। तो राइटर ने हमें बताया है कि जो कोडावूज या कुर्गी पीपल हैं, जो कहाँ रहते हैं, कुर्ग में रहते हैं, उनका संबंध हमें दो सभ्यताओं से देखने को मिलता है। एक तो ग्रीक और दूसरा अरेबिक। एक तो अरब से और दूसरा यूनान से। पहली जो स्टोरी है जो ग्रीक से रिलेटेड है, उस स्टोरी में क्या है कि जो अलेक्जेंडर है, अलेक्जेंडर सिकंदर, जिसको भारत में सिकंदर के नाम से जाना जाता है, अलेक्जेंडर है, उसकी सेना कोस्ट के साथ साथ, यानी कि तट के साथ साथ कहाँ गई, दक्षिण की साइड में गई। कर्नाटका कहाँ पे है, दक्षिण में है, साउथ में है। तो साउथ की साइड अलेक्जेंडर की कुछ आर्मी उधर चली गई, लेकिन जब उस आर्मी के लिए पॉसिबल नहीं हुआ वापस आना, तो वे सैनिक वहीं पर सेटल हो गए, और उन्होंने वहीं पर जो लोकल लोग थे, जो वहाँ पर लोकल रह रहे थे, उनके साथ अपनी शादियाँ स्थापित कर ली, उनके साथ मैरिज कर ली। और उसके बाद आज भी वहाँ की चाहे सैनिक ट्रेडिशन हो, मार्शल ट्रेडिशन हो, चाहे शादियाँ हों, चाहे और रिचुअल वर्क्स हों, को धार्मिक अनुष्ठान हो, उनमें ग्रीक लोगों का प्रभाव देखा जा सकता है। इस प्रकार से कहा जाता है कि जो कुर्ग व्यक्ति हैं, जो कुर्ग में रहने वाले लोग हैं, उनका संबंध ग्रीक से है। जो दूसरी कहानी है वो है अरेबिक, के अरब लोगों से कुर्ग में रहने वाले लोगों का संबंध है। और संबंध कैसे बताया कि जो कुर्ग लोग हैं, जो कुर्गी हैं, कोडावूस हैं, वो एक बहुत लंबा ब्लैक कलर का कोट पहनते हैं, और उस कोट की जो वेस्ट है उस पर एक बेल्ट है, और वो बेल्ट एम्ब्रॉयडर्ड है, यानी कि उस पर कढ़ाई की हुई है, उसको पहनते हैं। और उस बेल्ट को कौन पहनते थे, उसको अरब के लोग पहनते थे, या उसको एक नाम और दिया है इसमें, या तो अरब्स पहनते थे या फिर उसको कुर्दी लोग, यानी कि दो लोग बताए, ये दोनों के दोनों ही अरबिक हैं, अरब की साइड रहते हैं, या तो अरब्स या कुर्द्स उस लंबे काले कोट को पहनते थे जिसकी बेल्ट में कढ़ाई की हुई थी। उस कोट को कौन पहनते हैं, अब कुर्ग के लोग पहनते हैं, और उस कोट का नाम दिया है कुप्पिया। यानी कि जो कुर्ग में रहने वाले लोग उस ब्लैक कोट को पहनते हैं उसका नाम है कुप्पिया, और जो कुर्द या अरबिक लोग कोट पहनते थे उसका नाम, इनके जैसा ही कोट पहनते थे, उसका नाम था कुफिया। तो इस कुफिया से इनका ये कुप्पिया मिलता जुलता है। इस प्रकार से कहा है कि इनका संबंध किससे है, अरेबिक लोगों से है। तो इस प्रकार से हमने जाना कि जो कोडावूस या कुर्गी पीपल हैं, उनका संबंध किन दो सभ्यताओं से है, एक सभ्यता ग्रीक है और दूसरी सभ्यता है अरेबिक। आइए अब आगे चलते हैं, राइटर क्या बताता है। राइटर कहता है कि जो कुर्गी पीपल हैं, जो कोडावूज हैं, जो कुर्ग में रहते हैं, वे अपने गेस्ट का बहुत ही आदर सम्मान करते हैं, उनकी हॉस्पिटैलिटी गजब की होती है। और एक बात और कि जो कुर्गी पीपल हैं वो अपने बेटों का, अपने सन्स का और अपने फादर्स, अपने पिता का, उनकी जो महानता की कहानियां हैं, जो उनकी वैलर स्टोरीज हैं, वो जरूर सुनाते हैं, और उनको सुनाना वह बहुत अच्छा लगता है। अगर आप कुर्ग के लोगों के पास बैठ जाएंगे तो वो आपको बताने लगेंगे कि मेरे बेटे ने सेना में ये किया था, मेरे फादर ने इस प्रकार से अपनी बहादुरी दिखाई थी, ये चीज़ें वो बताते हैं। और उसी का एक एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ है कि जनरल के.एम. करियप्पा भारत के आज़ाद होने के बाद फर्स्ट आर्मी चीफ जो बने थे, उनका नाम था जनरल के.एम. करियप्पा, जो एक कुर्गी थे। यानी कि कुर्ग का इतिहास बहुत विशाल है।
हमारी सेना के प्रथम जनरल भी एक कुर्ग डिस्ट्रिक्ट के व्यक्ति ही थे, KM करियप्पा। और इसके बाद यहाँ पर बताया है कि यहाँ पर एक नदी है जिसका नाम है कावेरी। कावेरी नदी में एक मछली पाई जाती है, एक फिश पाई जाती है जिसका नाम है महाशीर। महाशीर एक फ्रेश वाटर की फिश है, ताजे पानी की मछली है। कावेरी नदी के अंदर ये बहुत ज़्यादा पाई जाती है और इस मछली को खाने का आनंद लेते हैं किंगफिशर नाम का एक बर्ड है जिसको हिंदी में राम चिरैया कहते हैं। यानी कि कावेरी नदी में जो ताजे पानी की मछली है महाशीर, उसको खाने के लिए, उसका शिकार करने के लिए किंगफिशर्स डाइव करते रहते हैं उस रिवर में। उस रिवर में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं हम कि जो कुर्गी पीपल है उनको अपने साथ फायर आर्म्स यानी कि जो आग से संबंधित हथियार होते हैं उनको ले जाने की अनुमति होती है। लेकिन ये अनुमति कैसे है? बिना लाइसेंस के। इनको फायर आर्म्स लेकर चलने के लिए लाइसेंस की ज़रूरत नहीं होती। पूरे भारत में केवल कुर्गी पीपल ही ऐसे हैं जिनको बिना लाइसेंस के कोई हथियार लेकर चलने की परमिशन है। तो ये भी उनके लिए एक विशेष बात हो जाती है। अगर मैं बात करूं कावेरी रिवर की, जो हिल्स हैं, कुर्ग की जो पहाड़ियां हैं, कुर्ग के जो जंगल हैं, वहाँ से ये अपना पानी ऑब्टेन करती है, अपना पानी ग्रहण करती है। और इस पानी में आप देख सकते हैं कि जो लंगूर हैं या जो स्क्विरल्स हैं, गिलहरियां हैं, वो पेड़ों से फल खाती हैं और आधे खाए हुए फलों को नीचे पानी में गिराती हैं। क्यों गिराती हैं? क्योंकि जब पानी में कोई चीज़ गिरेगी तो स्प्लैश, छपाक की आवाज़ आएगी और उस स्प्लैश, छपाक की आवाज़ को, साउंड को एंजॉय करने के लिए लंगूर और गिलहरियां ऐसा करती हैं। उसी पानी में आप देख सकते हैं महावत्स को। महावत क्या करते हैं? महावत उसको बोलते हैं जो हाथी को चलाते हैं, हाथी की सवारी करते हैं, उनको महावत बोला जाता है। महावत को आप देख सकते हैं, हाथी को रगड़ रगड़ के उनको नहलाते हैं और एलिफेंट्स भी उनका बहुत मजा लेते हैं। राइटर हमें आगे एक्सप्लेन करता है, जहाँ नदी होती है, रिवर होती है, वहाँ पर क्या होता है? वहाँ पर बोटिंग हो सकती है, वहाँ पर वो एडवेंचर्स हो सकते हैं जो पानी से संबंध रखते हों। तो राइटर हमें कहता है कि जो बहुत ही सिंपल लोग हों, जो बहुत ही साधारण जीवन जीते हों, जो जिनका एडवेंचर से, साहसिक कारनामों से कुछ लेना देना नहीं होता, वे लोग भी यहाँ पर इंजॉय करते हैं उन चीज़ों को जो रिवर में होती हैं। जैसे रिवर राफ्टिंग। रिवर राफ्टिंग एक बेड़ा चलाना, उसमें जो लकड़ी का एक बोटिंग होती है उसको चलाना। और कैनोइंग, कैनोइंग भी पानी का ही एक गेम है, एक स्पोर्ट्स है। रैपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग, पहाड़ियों पर चढ़ना। माउंटेन बाइकिंग, माउंटेन पर बाइकिंग करना। राइटर कहता है कि अगर आप वहाँ के रास्तों पर चलेंगे तो रास्ते पर आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। एक तो आपको मकाक्स मिल सकता है। मकाक्स क्या होते हैं? ये अफ्रीकन लंगूर हैं जो वहाँ पर आपको मिल सकते हैं। मालाबार स्क्विरल्स, मालाबार स्क्विरल्स जो मालाबारी यानी कि मालाबार से संबंध रखने वाली गिलहरियां, उनको आप वहाँ पर देख सकते हो। स्लेंडर लॉरीज, स्लेंडर लॉरीज क्या होते हैं? छोटे छोटे तोते जो अक्सर आपको श्रीलंका में और इंडिया में देखने को मिलते हैं। श्रीलंका में आपको रेड कलर के लॉरीज देखने को मिलेंगे और जो ग्रे कलर के हैं वो श्रीलंका में भी होते हैं और इंडिया में भी होते हैं। वो भी आपको वहाँ देखने के लिए मिल सकते हैं। और वे कहाँ पर रहते हैं? वो रहते हैं ट्री कैनोपी, जो पेड़ है, पेड़ की जो एक छायादार एक झुरमुट बना होता है, उसमें से आपको वो झांकते हुए दिखाई दे सकते हैं। वे वहाँ पर बैठे हुए आपको मिल सकते हैं। राइटर आगे ये भी कहता है कि जब आप रास्ते पर चलते हैं तो आपका सामना जंगली हाथियों से हो सकता है, वाइल्ड एलिफेंट्स से हो सकता है, तो आप उनको रास्ता दें, यही आपके लिए बेहतर होगा। राइटर ने हमें बहुत चीज़ें बताई कि यहाँ पर आप स्क्विरल्स, लंगूर, एलिफेंट्स, ये सब चीज़ें देख सकते हैं। और राइटर हमें ये भी कहता है कि यहाँ पर आपको बीज, बर्ड्स, बटरफ्लाइज, ये चीज़ें अपने आसपास मंडराती हुई दिखाई दे सकती हैं और ये आपकी कंपनी दे सकती हैं। इसके बाद राइटर हमें बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ बताता है कि यहाँ पर एक ब्रह्मगिरी हिल्स हैं। ब्रह्मगिरी हिल्स आपने अपने
एसएसटी में पढ़ा होगा। ये कहता है कि अगर आप ब्रह्मगिरी हिल्स पर ऊपर चढ़ जाएं तो वहां से आपको पूरे कुर्ग का पैनोरमिक व्यू दिख जाएगा, यानी कि बहुत ही मनोरम, बहुत ही सुंदर दिखाई देने वाला कुर्ग आपको ब्रह्मगिरी हिल्स से पूरा का पूरा दिख सकता है। और आपको पता लग सकता है कि किस प्रकार से धुंध में लिपटा हुआ सा ये कुर्ग कितना सुंदर लगता है। आगे बताते हैं कि अगर यहाँ से एक रोप ब्रिज है, रस्सियों का पुल है, अगर आप उस रस्सियों के पुल से जाएं, रोप ब्रिज से जाएं, तो आप पहुंच सकते हैं निसर्गधामा प्लेस पर। निसर्गधामा क्या है? एक आइलैंड है। और ये जो आइलैंड निसर्गधामा है ये 64 एकड़ में फैला हुआ है। आप वहां पर जाकर के इस आइलैंड ऑफ निसर्गधामा को देख सकते हैं। वहां से कुछ पास ही एक स्थान है जिसको बोला है बाइलाकुप्पी। बाइलाकुप्पी स्थान क्या है? यहां पर इंडिया का सबसे बड़ा तिब्बतियों का रहने का स्थान माना गया है बाइलाकुप्पी को, कि ये लार्जेस्ट इंडियन तिब्बतन सेटलमेंट है। सबसे ज्यादा तिब्बती आपको यहीं पर मिलेंगे और आप उनके दर्शन कर सकते हैं, आप उनको देख सकते हैं। और उनकी जो यूनिफॉर्म है, उनका जो वस्त्र धारण करने का तरीका है, जिस रंग के उन्होंने वस्त्र धारण किए होते हैं वो क्या है? रेड, ऑकर और येलो। रेड, ऑकर और येलो क्या है? रेड लाल कलर, ऑकर गेरुआ कलर और येलो पीला रंग। इस प्रकार के रंग के कपड़ों में आप उन बौद्ध भिक्षुओं को देख सकते हैं। बौद्ध भिक्षु यहां पर आपके आने की वेट कर रहे होते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि जो पर्यटक हैं, जो यहां पर विजिटर्स हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो प्रयास कर रहे हैं कुर्ग में भारत के हार्ट को, भारत की आत्मा को खोजने का, कि उनको यहां पर भारत का दिल और भारत की आत्मा मिल जाएगी। राइटर ने हमें बता दिया कुर्ग कैसा है, वहाँ के लोग कैसे हैं, भारत की जो आर्मी है इंडियन की, वहाँ के लोगों का उसमें क्या योगदान है। लेकिन इसके बाद हमारे मन में एक इच्छा उत्पन्न होती है कि वहाँ जाएं कैसे, वहाँ पहुँचें कैसे। तो उसका भी रास्ता बताया है कि आप वहाँ पर बाय एयर एरोप्लेन से, बाय रेल रेल के द्वारा, बाय रोड या फिर रोड के द्वारा जा सकते हैं। और कहा है कि वहाँ पर आप जब जाएंगे तो सबसे पहले आपको कहाँ जाना पड़ेगा? सबसे पहले कुर्ग जाने के लिए आपको जाना पड़ेगा मैडिकेरी। मैडिकेरी क्या है? ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है। जैसे आप कहीं पर भी जाते हैं तो पहले वहाँ की कैपिटल में जाते हैं, वहाँ की राजधानी जाते हैं। तो ऐसे ही आपको कुर्ग जाने के लिए वहाँ के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर मैडिकेरी जाना पड़ेगा, बिकॉज इट इज द सिंपल गेटवे टू एंटर कुर्ग। कुर्ग में एंटर करने का एकमात्र रास्ता यही है। और आप जब वहाँ जाएंगे तो आपको जो पहाड़ियाँ हैं, जो धुंध है, जो जंगल है, जो वहाँ के कॉफ़ी प्लांटेशंस हैं, वो आपके ऊपर अपना एक इम्प्रेशन छोड़ देंगे। और आप वहाँ पर रुकेंगे कहाँ? राइटर कहता है आप किसी रिजॉर्ट में रुक जाएं, आप किसी कॉफ़ी एस्टेट में देख लें, जगह आपको मिल जाएगी, या फिर आप किसी कुर्गी के घर में स्टे कर लें, जिससे आपको वहाँ के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। अब आप बाई एयर कैसे जा सकते हैं? बाई एयर जाने के लिए आपको पहले पहुंचना पड़ेगा मैंगलोर। मैंगलोर से कुर्ग 135 किलोमीटर दूर है। अगर आप मैंगलोर पहुंच गए तो वहां से कुर्ग की जो दूरी है वो 135 किलोमीटर है। लेकिन अगर आप बेंगलोर जाते हैं, बेंगलोर एयरपोर्ट पे जाते हैं और वहां से कुर्ग के लिए उड़ान भरते हैं, तो वहां से उड़ान भरने के लिए है 260 किलोमीटर, यानी कि बेंगलोर से 260 किलोमीटर दूर है कुर्ग, और मैंगलोर से 135 किलोमीटर दूर है। अब आप बेंगलोर और मैंगलोर जाने के लिए भी हवाई उड़ान भरेंगे, क्योंकि हम रास्ता बता रहे हैं केवल अभी आपको बाय एयर के एरोप्लेन से कैसे जाएंगे। हो सकता है आप मुंबई से हों, तो अगर आप मुंबई से जाएंगे तो आप सीधा मैंगलोर जाएं। मुंबई से आपको कहाँ की उड़ान मिलेगी? मैंगलोर की। आप भारत के किसी भी कोने से हों, आप अहमदाबाद से हो सकते हैं, गोवा से हो सकते हैं, पुणे से हो सकते हैं, चेन्नई से, हैदराबाद से, दिल्ली, कोची, कोलकाता, कहीं से भी हो सकते हैं।
तो राइटर कहता है कि अहमदाबाद, गोवा, पुणे, चेन्नई, हैदराबाद, दिल्ली, कोची, कोलकाता, इन सब जगहों से आपको क्या मिल जाएगा, एरोप्लेन मिल जाएगा। कहाँ के लिए, बेंगलोर के लिए। और आप बेंगलोर पहुंच गए, वहां से सिंपल सा तरीका हो सकता है कि आप कुर्ग पहुंच जाएं 260 किलोमीटर का रास्ता पार करने के बाद। अगर आप मुंबई से हैं, सीधा मैंगलोर जाइए, 135 किलोमीटर का रास्ता उसके बाद मैंगलोर से कुर्ग का है, उसको तय कीजिए। तो इस प्रकार से राइटर कहता है कि आप भारत के किसी भी कोने से कुर्ग में जा सकते हैं। राइटर अब हमें बताता है कि हम रेल से कैसे जाते हैं, रेलवे से कैसे जा सकते हैं। 3 नियरेस्ट रेलवे स्टेशन बताए हैं, एक मैसूर, एक मैंगलोर और एक हसन। राइटर कहता है कि ये सबसे नज़दीक वाले हैं, आप किसी भी रेलवे स्टेशन पर जाकर के कुर्ग के लिए ट्रेन ले सकते हैं। उसके बाद हम रोड से कैसे जा सकते हैं, जो रास्ता सड़क परिवहन है उससे हम वहाँ पर कैसे पहुँच सकते हैं। 2 रास्ते बताए हैं, एक रूट बताया है मैसूर कि मैसूर के रास्ते से आप जा सकते हैं, और दूसरा बताया है कि जो दूसरा रास्ता है जो आप सड़क रोड से जा सकते हैं वो है नीलमंगल, कुनिगल या फिर चन्नारायणपटना। चन्नारायणपटना, कुनिगल, नीलमंगल, इन रास्तों से भी आप कुर्ग पहुंच सकते हैं। मैसूर के रास्ते से भी आप कुर्ग जा सकते हैं। राइटर आपके लिए सजेस्ट करता है कि आप मैसूर के रास्ते से जाएं, क्योंकि ये रास्ता सड़क वाला तो है ही और सबसे ज़्यादा इसी का प्रयोग किया जाता है। और दोनों रास्तों की अगर हम दूरी की बात करें कि किस रास्ते से कितना दूर पड़ेगा कुर्ग, तो पहले रूट से भी और दूसरे रूट से भी, दोनों रूट से लगभग एक जैसा ही कुर्ग समान दूरी पे पड़ता है, 250 से 260 किलोमीटर। चाहे आप इस रास्ते से जाएं चाहे इस रास्ते से जाएं, आपको इतना ही दूर ये पड़ेगा। इस प्रकार से राइटर ने कुर्ग चैप्टर में एक्सप्लेन कर दिया है कुर्ग के पूरे इतिहास को, कुर्ग का पूरा ग्लिम्पस, पूरा दृश्य आपके सामने रख दिया है। कैसे आप वहां जा सकते हैं, क्या क्या आप वहां पर देख सकते हैं, क्या क्या वहां पर आपको देखने को मिलता है, और किस प्रकार से आप कुर्ग को भारत की आत्मा, भारत का दिल कहने पर मजबूर हो जाते हैं। आई होप आपको पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।